हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर सी हीलियम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। हीलियम He, नियोन Ne, ऑर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जिनॉन Xe तथा रेडॉन Rn। ये सभी सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें हैं। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम एवं गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं तथा इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव है, अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। नेक्स्ट, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस क्रिया द्वारा बदला जाता है? ए प्रस्वेदन, बी उत्फुलन, सी विद्युत पृथक्कीकरण, डी उपक्रम प्रासरण। राइट आंसर डी उपक्रम प्रासरण। आइए इसकी व्याख्या। उपक्रम प्रासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस छनन विधि द्वारा जल शोध की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। पहला, रेडियल टायर। दूसरा, सुपरवाही ढांचा। तीसरा, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप। चौथा, उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। इनमें से कौन सी विशेषताएं मोटर कारों को अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2 और 4। राइट आंसर डी 1, 2 और 4। आइए इसकी व्याख्या। रेडियल टायर के कारण घर्षण बल कम कार्य करेगा, जिससे मोटर कार की कार्य क्षमता यानी गति बढ़ जाएगी। बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप से ईंधन कम खर्च होगा और गति भी बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित कार्य प्रणाली मोटर को गर्म होने से बचाएगी, जिससे उसकी कार्य क्षमता और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? ए जीरा, बी लौंग, सी काली मिर्च, डी दालचीनी। राइट आंसर बी लौंग। आइए इसकी व्याख्या। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा
नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है, जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. विटामिन डी पॉल मुलर, बी. विटामिन ए एल्मर मैकुलम, सी. विटामिन सी जेम्स लिंड, डी. विटामिन बी एल्मर मैकुलम। राइट आंसर ए. विटामिन डी पॉल मुलर, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जेम्स लिंड ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मुलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पित्त जबर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इनकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं। ए. सोडियम और पोटेशियम के, बी. फास्फोरस व मैग्नीशियम के, सी. पोटेशियम व फास्फोरस के, डी. केवल पोटेशियम के। राइट आंसर डी. केवल पोटेशियम के। आइए इसकी व्याख्या। सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिनमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है या कर सकती है? ए. परावट्टु, बी. जनन ग्रंथि, सी. अधिवृक्क, डी. अवट्टु। राइट आंसर ए. परावट्टु। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पैराथायराइड या परावट्टु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कणों पर पृष्ठतल की ओर प्रायः छोटी भूरी सी तथा गोल या अंडाकारी सी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयरन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? ए. चिकनगुनिया, बी. यकृत शोथ बी, तीसरा
HIV एड्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर बी केवल 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या। टैटू बनवाने से कई प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है। इससे हेपेटाइटिस, HIV, ग्रेनुलोमस तथा कोलाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। HIV और हेपेटाइटिस B एवं C रक्त संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं जो टैटू बनवाने में प्रयुक्त सुई के कई लोगों पर बार बार इस्तेमाल होने से हो सकती है। चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग होता है जो कि संक्रमित मच्छर से संचरित होता है। नेक्स्ट, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ए वृद्धों में, बी ड्रग नशेड़ियों में, सी बच्चों में या छोटे बच्चों में, डी केवल महिलाओं में। राइट आंसर सी छोटे बच्चों में। आइए इसकी व्याख्या। परमस्तिष्क अंगघात या परमस्तिष्क पक्षघात या सेरेब्रल पॉल्सी एक परमस्तिष्क विकार है। यह विकार मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर या संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चों के जन्म के समय और 3 वर्ष तक के आयु के बच्चों को ही होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुँचाए अप्रतीर्णों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा, अपतीर्णों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या। अपतीर्णों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी को भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित किए जाने के कारण ही अपतीर्ण नष्ट हो जाते हैं, जबकि उपयोगी पौधों को क्षति नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तीसरा, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या। पराचुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चला है कि भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली कुछ शैलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है।
अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, बल्कि वायुमंडल ज्वालामुखी गैसों यथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैसें उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है। बी, मोडेम एक वोल्टेज का स्थायीकरण करता है। सी, मोडेम एक प्रचालन तंत्र होता है। डी, मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। राइट आंसर डी, मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। आइए इसकी व्याख्या। मोडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। ए, रोहिणी। बी, आर्यभट्ट। सी, भास्कर। डी, स्पुतनिक। राइट आंसर बी, आर्यभट्ट। आइए इसकी व्याख्या। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तियन 4 प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ग्राहक केंद्र श्रीहरिकोटा। बी, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद। सी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। डी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। राइट आंसर राइट आंसर ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ग्राहक केंद्र श्रीहरिकोटा। ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उपग्रह केंद्र की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। यह केंद्र बेंगलुरु, कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। दूसरा, लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 न ही 2।
राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या। एलईडी अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसका जीवन काल CFL की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि LED लैंप में CFL की तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है। नेक्स्ट, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, यानी टेलीविज़न का स्विच ऑन किया जाता है, तो ए श्रव दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। बी श्रव तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। सी दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। डी यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। राइट आंसर ए दृश्य श्रव्य दोनों एक साथ दिखाई और सुनाई देते हैं। आइए इसकी व्याख्या। टीवी यानी टेलीविज़न का स्विच ऑन करने पर श्रव्य यानी कि सुनना एवं दृश्य यानी देखना दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 मात्रा को सूची 2 इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ए उच्च वेग, सूची 2 1 मैक। बी तरंगदैर्घ्य, दूसरा एंगस्ट्रॉम। सी दाब, तीसरा पास्कल। डी ऊर्जा, चौथा जूल। कूट ए 1 2 3 4। बी 3 4 2 1। सी 4 3 2 1। डी 3 4 1 2। राइट आंसर सी 3 4 2 1। आइए इसकी व्याख्या। द्रव यानी यांत्रिक के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि के चाल का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो पहला, किरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। दूसरा, कोई मृदु पर का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। तीसरा, स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता। चौथा, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 2 और 3। बी केवल 1 3 और 4। सी केवल 2 और 3। डी 1 2 3 और 4। राइट आंसर बी
1, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा डिटेल से। बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। जब हम केशिका नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा खड़ा रखते हैं कि इसका एक सिरा द्रव की सतह के नीचे रहे और दूसरा ऊपर, तो प्रायः द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक इसके ऊपरी सिरे तक चढ़ता है, किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं। द्रवों का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। यह घटना द्रव एवं नली के कणों के बीच परस्पर आसंजन बल के कारण होती है। प्रकृति केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। पेड़ पौधों की जड़ों की बारीक शाखाएं केशिका नलियों की भांति कार्य करते हैं। वे धरती से पानी एवं उसमें घुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल को ऊपर पहुंचाती है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है और तौलिया हमारे शरीर का पानी। केशिका क्रिया में हम द्रव बिना किसी बाह्य बल की मदद के गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रा द्वारा मृदु पेय का उपभोग करने में मुख्य द्वारा सहायक बाह्य बल आरोपित किया जाता है। नेक्स्ट, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। ए, कौरू फ्रेंच गुयाना से। बी, बैकानूर रशिया से। सी, श्रीहरिकोटा भारत से। डी, केप कैनेरवल अमेरिका से। राइट आंसर ए, कौरू फ्रेंच गुयाना से। आइए इसकी व्याख्या। एप्पल उपग्रह 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना स्थित कौरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियाना रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला प्रायोगिक भूस्थैतिक संचार उपग्रह था। नेक्स्ट, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज निम्न परिघटना पर आधारित है। ए, इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद। बी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। सी, इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय अनुनाद। डी, मानवीय कोशिकाओं का प्रतिचुंबकत्व। राइट आंसर बी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। आइए इसकी व्याख्या। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों एवं उसकी कार्यप्रणाली के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। MRI तकनीक नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085।